हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज है इंडियन साइकोलॉजी का वीडियो नंबर 3 पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे मेटा थ्योरीज़ के बारे में। हम बहुत सारी मेटा थ्योरीज़ के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले वाले वीडियोज़ इंडियन साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में है, आप प्लीज़ एक बार उनको चेकआउट करके आइए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। मेटा थ्योरी जो है इंडियन साइकोलॉजी में, वो किस चीज़ से रेफ़र करती है? जो हमें ये सारी थ्योरीज़ जो है ना, जो भी इंडियन थ्योरीज़ है, वो हमें ना कोई से भी हो, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में समझाया, हम आगे भी और वीडियोस देखेंगे प्लेलिस्ट में, और वीडियोस ऐड होंगे। ये सब कुछ कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे माइंड, कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर को समझने के लिए ही यूज़ की जाती हैं। खुद को समझने के लिए, हमारे माइंड को समझने के लिए, हमारे कॉन्शियसनेस चेतना को समझने के लिए, हमारे व्यवहार को समझने के लिए, बिहेवियर फ्रॉम एन इंडियन परस्पेक्टिव। अनलाइक वेस्टर्न साइकोलॉजी विच प्राइमरीली फोकस ऑन एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक मेथड्स, वहीं इंडियन साइकोलॉजी किस पे डीपली रूटेड है, किस पे बेस्ड है? ऑन फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, लाइक मेडिटेशन हो गया, लाइक माइंडफुलनेस हो गया, लाइक योगा हो गया। इट्स मेटा थ्योरी है। मेटा थ्योरी ड्रॉज फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट। देखिए, मेटा थ्योरीज कहाँ कहाँ से आई है? वेदास से, उपनिषद से, एंड बहुत सारे सेजेस के वर्क से, लाइक पतंजलि एंड बुद्धा, जिन्होंने बहुत फिलोसफिकल टेक्स्ट दिए हैं और बारे में बताया है, हमारे दिनचर्या के बारे में बताया है, हमारे बॉडी, पर्सनालिटी, हेल्थ के बारे में बताया है। वहीं फिलोसफिकल सिस्टम्स के थ्रू भी हम जानेंगे, जैसे वेदांत फिलोसफी से हम सीखेंगे, ठीक है। मेटा थ्योरी इसकी पढ़ेंगे। फिर देखिए, मेटा थ्योरी, मेटा का मतलब है कि जो चीज़ बियॉन्ड है, खुद से अलग है, परे है, ऊपर है। सो वेदांता की बात करेंगे, सांख्य की बात करेंगे, योगा, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। दीज ट्रेडिशंस ऑफर होलिस्टिक अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद द कॉस्मोस। क्या क्या हम आज पढ़ेंगे, एक बार हम अपना इंडेक्स देख लेते हैं आज का। नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ेंगे एंड रियलिटी, जिसमें हम आत्मन, ब्राह्मण और माया क्या होती है, इन तीनों के बारे में समझेंगे। फिर हम माइंड बॉडी कनेक्शन देखेंगे, सांख्य के बारे में बात करेंगे एंड योगा के बारे में भी बात करेंगे। साइकोलॉजिकल सफरिंग एंड लिबरेशन के बारे में बात करेंगे कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में सफरिंग को लेकर क्या कहा गया है एंड लिबरेशन को लेकर क्या कहा गया है। माइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अवेयरनेस, योगा एंड मेडिटेशन, एथिक्स एंड वर्च्यू, अहिंसा, सत्य, अस्तेय एंड ब्रह्मचार्य के बारे में, राइट, पढ़ेंगे। ये सब क्या होता है? होलिस्टिक अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, इसमें प्राणायाम क्या होता है, आयुर्वेद में इसमें क्या वर्णन किया गया है। एंड एट लास्ट हम इंटीग्रल साइकोलॉजी या इंटीग्रल योगा के बारे में जानेंगे। पहला है नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रियलिटी। इंडियन साइकोलॉजी इज फंडामेंटली कंसर्न विद द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, सेल्फ एंड रियलिटी। सेंट्रल टू दिस मेटा थ्योरी is the view that mind, emotions, and behavior are deeply interconnected with a transcendent reality. The ultimate aim is to realize the unity between individual consciousness, Atman, and universal consciousness, which is individual, यानी कि हम आत्मा, and universal, which is Brahman, right? सो हमारा अल्टीमेट गोल इस वाली मेटा थ्योरी यानी कि कॉन्फिडेंस के बारे में अगर हम जाने, तो उसमें ये कहा गया है कि आत्मन और ब्राह्मण है ना, अगर हम दोनों को समझ जाए, इनके बीच की यूनिटी समझ जाए, इसका मतलब हमारा अल्टीमेट एम हो गया, हमारा गोल कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आत्मन, सेल्फ क्या है? द इंडिविजुअल्स ट्रू सेल्फ विच इज़ अ प्योर कॉन्शियसनेस, इटर्नल है, चेंज नहीं किया जा सकता, अनचेंजिंग है, एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम माइंड एंड बॉडी से परे परे है, ऑफ कोर्स, राइट। एंड जब हम समझ जाते हैं कि माइंड एंड बॉडी से ये चीज़ परे है, इस ट्रूथ के बारे में जब हमको रियलाइजेशन हो जाता है, तब हमें लिबरेशन, मोक्ष मिल जाता है। ब्राह्मण के बारे में बात करें तो ये एक ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, द अल्टीमेट एंड ऑल परवेसिव reality or the source of universe. In Advaita Vedanta, Atman is considered identical to Brahman, right? Brahm, and there is no fundamental distinction between the individual and the consciousness. जब हम ये समझ जाएंगे कि आत्मन और ब्राह्मण एक ही है, हम ब्रह्मास्मि कहा जाता है ना, कि मैं ही यूनिवर्स हूँ, मैं ही हूँ। ये क्यों है? ये एक बहुत कोई घमंडी स्टेटमेंट नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूँ, बल्कि ये कहना चाह रहा है, ये यहीं से आया है। देखिए, ये इसी मेटा थ्योरी से आई है
क्या कि आत्मन एंड ब्राह्मण एक है। जब हम दोनों को समझ जाते हैं तब हमें लिबरेशन मिल सकता है, मोक्षा। माया जो भी बाहरी चीज़ें हैं जो कि रियलिटी नहीं दिखाती हैं, ठीक है, जैसे मायावी चीज़ें हो गई, जैसे इग्नोरेंस हो गया, अविद्या हो गई, अटैचमेंट हो गया, यही सब इल्यूज़न है। और इन्हीं सब के चक्कर में इल्यूजनरी जो बना रखा है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इसी में फंसते रहने से बार बार हमारा साइकिल ऑफ बर्थ होता रहता है। सेकंड है हमारा माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। सांख्य योग के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। सांख्य फिलॉसफी के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था एंड सेकंड वीडियो में भी बताया था, और अभी आज फिर से बता रही हूँ। सांख्य इज द वन ऑफ द सिक्स क्लासिक Indian philosophies is a dualist system that categorizes reality into two fundamental principles. पुरुष, प्रकृति। पुरुष जो कि एक प्योर कॉन्शियसनेस है, सोल है, बदल नहीं सकती है, इटर्नल है। आप ऐसा समझिए कि पुरुष आत्मा है, ठीक है, जो कि परे है। एंड प्रकृति ये हमारा दुनिया है, ठीक है, एक्सटर्नल वर्ल्ड, इवॉल्विंग मटेरियल वर्ल्ड जो है हमारा, इंक्लूडिंग बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ठीक है। ये बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट प्रकृति है, और जो सोल है, आत्मा है, प्योर कॉन्शियसनेस है, वो पुरुष है। अकॉर्डिंग टू सांख्य, द माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, जो मनस, बुद्धि और अहंकारा है, ये सब प्रकृति से निकलते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था। एंड जब हमें ना पता चल जाता है ना कि पुरुष और प्रकृति अलग है, जब हम इसका रियलाइजेशन हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि भाई सब कुछ माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट में ही नहीं है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ही सब कुछ नहीं है, इससे परे भी कुछ है। हम इंसान हैं, ठीक है, लेकिन हम एक आत्मा है। बॉडी तो, ये जो शरीर है, ये एक कॉस्ट्यूम है, राइट। जब हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है तो हमें लिबरेशन यानी कि मोक्षा मिल जाता है, इन सब के परे चले जाते हैं हम। योगा की बात करें तो योगा एक प्रैक्टिकल बात है। कैसे? इसमें ना 8 चीज़ों के बारे में बात की गई है। इट रिकॉग्नाइजेज द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, चित्तवृत्तिज, मेंटल मॉडिफिकेशन, ठीक है, फ्लक्चुएशंस के बारे में बात की है, एज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग। जब हम इन 8 चीज़ों के बारे में बात किया, अगर इन 8 चीज़ों में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी तो दुख का कारण बनेगा। अब ये अष्टांग योगा क्या है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको हमें बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। योग में क्या कहा जा रहा है कि इन अष्टांग योग को बैलेंस करो, ठीक है, मतलब इनको सीखो, सही करो, ताकि लाइफ में बैलेंस बना रहे, आपको सफरिंग ना हो, दुख ना हो। ये है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान से पढ़िए एक एक को और यहीं याद करके जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा अपना पेस स्लो करती हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। यम यानी कि एथिकल रेस्ट्रेंट, जो कि हमारे हम मॉरल कोड से, मोरालिटी से हम उसको समझ सकते हैं। नियम, खुद पे डिसिप्लिन होना चाहिए, पर्सनल डिसिप्लिन। आसन, फिजिकल पोस्चर्स टू प्रिपेयर द बॉडी। हम जो योगा करते हैं, आसनास करते हैं, हमें यही समझ में आता है ना, योगा यानी कि आसन, ठीक है। कोई ना कोई आसन बता देंगे वही योगा होता है, इट इज़ नॉट ट्रू। प्राणायाम, जो हम ब्रीथ कंट्रोल जो एक्सरसाइज करते हैं टू रेगुलेट द लाइफ एनर्जी। प्रत्याहार, सेंसेस का विड्रॉल। धारणा, कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान यानी कि मेडिटेशन। एंड समाधि, जब हम प्योर कॉन्शियसनेस में, प्योर अपने खुद से सेल्फ अवेयर होते हैं, वो स्टेट को क्या कहते हैं हम? समाधि। अब हम थोड़ा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में देखते हैं। बुद्धिज़्म में पता है क्या कहा गया है कि 4 नोबल ट्रुथ्स दिए गए हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी बुद्धिज़्म लिखी गई है। सफरिंग, दुख जो है ना, ये इसमें यहाँ पे सेंट्रल माना गया और इसी को हटाने की इन्होंने बात की है। डैट लाइफ इज़ कैरेक्टराइज बाई सफरिंग, जीवन में दुख है। सेकेंड, दुख का कारण क्या है? तान्हा, मतलब अटैचमेंट, क्रेविंग, किस चीज़ की चाह, डिज़ायर। इसको हम कैसे हटा सकते हैं? हम दुख को हटा कैसे सकते हैं? जब हम क्रेविंग, अटैचमेंट को हटाएंगे, जब हम डिटैचमेंट सीखेंगे। एंड फोर्थ वन इज़, इन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिए हैं, जिसमें लिबरेशन को हम कैसे अटेन करते हैं वो समझाया गया। वो भी हम डिटेल में एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सिर्फ बुद्धिज़्म पे, उसमें सिखाऊंगी। सो पहला है लाइफ इज़ कैरेक्टराइज बाई सफरिंग, समझ में आ गया होगा आई होप ये सारे 4 पॉइंट्स। सफरिंग अराइजेज ड्यू टू क्रेविंग एंड अटैचमेंट।
Suffering can end by eliminating craving and the eightfold path leads to liberation. ठीक है, अब 3 चीज़ें कहा है कि भाई साइकोलॉजिकल सफरिंग और कैसे कैसे हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया अटैचमेंट, अवर्जन एंड इग्नोरेंस, अविद्या, रागा एंड द्वेष. Meditation, mindfulness, and ethical living helps transcend suffering and attain nirvana, a state of ultimate peace and liberation. वही जैनिज्म में क्या कहा गया है, देखिए लिबरेशन, इसकी हेडिंग क्या थी ढंग से देखिए. इसमें है ना साइकोलॉजिकल सफरिंग यानी कि लिबरेशन को लेकर बुद्धिज़्म में क्या कहा गया है और जैनिज्म में क्या कहा गया है. ठीक है, सफरिंग को लेके एंड लिबरेशन को लेके कि भाई सफरिंग क्यों होती है बुद्धिज़्म है जैनिज्म में, और इसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं हम लोग बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म में, ये कहा गया है. एंड थर्ड चीज़ लिबरेशन कैसे होगा. ये 3 पॉइंट है, अगर आप 3 पॉइंट को याद कर लेंगे और इसके बारे में जान लेंगे तो आराम से आप पेपर में अच्छे से लिख के आ सकते हैं. इसलिए मैं बोल रही हूँ जब आप बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म पढ़ें तब आप पहली बात ये ध्यान रखें कि दोनों में सफरिंग पे क्या कहा गया है, इसे छुटकारा कैसे पाएँ एंड लिबरेशन कैसे मिले. तो बुद्धिज़्म में तो हमने देख लिया, इन्होंने 4 चीज़ों के बारे में बात की है सफरिंग के बारे में, ये कैसे कैसे होता है और इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं. जब इन सबको हम हटाएंगे तब हम निर्वाणा अटेन कर लेंगे. जैनिज्म में क्या कहा गया है कि जो सफरिंग है ना ये हमारे कर्म, जो हम काम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं ना उसकी वजह से होता है. हम जैसे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेंगे बुरा काम मिलेगा. ठीक है, जो हमारे सोल, ठीक है, सोल को पैशन से बाइंड करके रखता है, विच बाइंड द सोल ड्यू टू द पैशन लाइक एंगर, प्राइड, डिसीट, क्रीड. और इन्हीं सब के चक्कर में ना ये एक बहुत ही सोल का ट्रैप्ड है. ठीक है, एक जाल बिछाया गया है. जो इस इग्नोरेंस और अटैचमेंट की जाल में फंसा वो बार बार संसार में आएगा जाएगा, साइकिल ऑफ रीबर्थ उसका होता रहेगा. अब लिबरेशन को, अब हमने ये समझ लिया कि सफरिंग भाई क्यों होती है, ठीक है, और हम क्यों फंसते हैं, इसका कारण क्या है. लिबरेशन कैसे पाना है भाई. द पाथ टू लिबरेशन इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम नॉन वायलेंस. जैनिज्म में अहिंसा की बात की है, जो कि गांधी जी की भी कोर फिलॉसफी यही थी कि अहिंसा से हम किसी भी चीज़ को जीता जा सकता है. सो द पाथ टू लिबरेशन इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम नॉन वायलेंस, अहिंसा, एस्टिसिज्म, self discipline and detachment from worldly desires. The goal is moksha, right? एंड अगर हम इस सोल को इन सब कर्मों से फ्री कर देंगे और नॉन वायलेंस अपनाएंगे और अटैचमेंट और इग्नोरेंस के जाल में नहीं फंसेंगे तो हमें मोक्षा प्राप्त होगा एंड एग्जिस्ट इन अ प्योर ब्लिसफुल स्टेट. देखिए यहाँ पे मैंने स्पेशली आपके लिए एक सेपरेट टेबल बना के रखी है ताकि आपको याद रहे और समझ में आए कि बुद्धिज़्म और जैनिज्म में क्या फ़र्क है. दुख कैसे होता है, कॉज, ठीक है, कॉज ऑफ सफरिंग, क्रेविंग, इग्नोरेंस, अटैचमेंट. जैनिज्म में कर्म और पैशन की वजह से बताया गया है. यहाँ पे लिबरेशन में 8 पाथ दिए हैं, वहाँ पे 3 ज्वेल्स दिए हैं, राइट, फेथ, कंडक्ट एंड नॉलेज. यहाँ पे निर्वाणा कहा जाता है, उसी को वहाँ पे लिबरेशन को मोक्षा कहा जाता है. यहाँ के प्रैक्टिस में क्या है, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, एथिकल लिविंग, अहिंसा, ऑस्टेरिटीज एंड सेल्फ प्योरिफिकेशन. अब थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं एथिक्स एंड वर्च्यूज़ के बारे में. पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को फिजिकली मारे ना और शांति से बैठे रहें और अपना काम हो जाएगा. इसका मतलब है नॉन वायलेंस इन थॉट, विचारों में नॉन वायलेंस, अहिंसा लाना, वर्ड्स में एंड एक्शन में. किसी को फिजिकली हार्म तो करना नहीं है, बल्कि और क्या नहीं करना है, स्पीच, किसी को गंदा बोलना नहीं है, किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखनी है. ऐसा नहीं कि हम मुंह पे तो अच्छे बन रहे हैं लेकिन मन ही मन में हम हमारी सोच गंदी है, ऐसा नहीं करना है, राइट. क्योंकि महात्मा गांधी ऑल्सो प्रमोटेड अहिंसा एज अ key principles of his non-violent resistance movement. It encourages what? Compassion, kindness and respect for all living beings. दूसरा है अस्तेय, नॉन स्टीलिंग. सिर्फ चीज़ें ही चुराने से मना नहीं किया जा रहा है. यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जिस चीज़ पे हमारा हक नहीं है, जो चीज़ हमारे से बिलोंग नहीं करती है उसको नहीं लेना है. लाइक इंटेलेक्चुअल चीज़, ठीक है, किसी के एनर्जी को नहीं चुराना है, ठीक है,
नेगेटिव एनर्जी नहीं किसी को प्रोवाइड करनी है। इमोशंस, ठीक है, लाइक प्लेजरिज्म जो होता है ना, किसी और का कंटेंट हमने चुरा लिया, कॉपीराइट आ गया, वो सब नहीं करना है। एक्सप्लॉइट नहीं करना है अदर्स को, ठीक है, दूसरों और खुद का टाइम वेस्ट नहीं करना है। इट प्रमोट्स ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तीसरा है सत्य, भाई सच बोलना है, सच्चे विचार, सच्ची बोली, सच्चे एक्शंस। फिर है फोर्थ हमारा ब्रह्मचर्य, जिसको हम सेल्फ रिस्ट्रेन या कंट्रोल या सिर्फ सेलिबेसी समझते हैं, लेकिन ये वो नहीं है। इसके ऊपर हमारे विचारों के ऊपर कंट्रोल रखना, डिज़ायर्स के ऊपर, एंड मॉडरेशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। It encourages channeling energy towards spiritual and personal growth rather than indulgence in sensory pleasures. It is not just about sexual restraint but also about discipline in food, speech, and behaving with others and any material consumption. फिफ्थ है ना स्पिरिचुअल, ठीक है, देखिए होलिस्टिक अप्रोच जो है इसके बारे में बात की है। अब होलिस्टिक अप्रोच हमारा वेलबींग इस भी आता है, इसमें साइकोलॉजिकल हेल्थ आता है, फिजिकल हेल्थ आता है। इसमें हम मेनली दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, आयुर्वेदा एंड प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम जैसे मैंने बताया था ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक होती है टू चैनलाइज एनर्जी, लाइफ एनर्जी। आयुर्वेदा में क्या बात होता है, तीन दोषास, वात पित्त कफ इम्बैलेंसेस इन दीज दोषास कैन लीड टू साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस लाइक एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे भाई, देखिए अगर इसमें ना वात में इम्बैलेंस होता है ना तो हम एंजाइटी और रेस्टलेस हो जाते हैं। कफ में इम्बैलेंस होता है तो हम ऐसे थके थके लेजी टाइप हो जाते हैं। और अगर पित्त इम्बैलेंस हो, इसका मतलब हम गरम गरम इंसान बन जाते हैं, दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है। बोलते हैं ना यार तू कितना गरम इंसान है यार, बात बात पे उबल जाता है, इसका मतलब बार बार पे गुस्सा करता है, गुस्सा करती है, इरिटेट हो जाती है, ऐसे भी करती है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे भाई, ठंडी चीज़ें दो, सात्विक चीज़ें खिलाओ, ठंडी चीज़ें पिलाओ। देखिए वात इम्बैलेंस को ऐसे मैनेज करना है, या उसका क्या होता है, वार्म एंड नरिशिंग फूड्स लाइक घी, मिल्क, नट्स, ठीक है, एक बैलेंस डाइट, अच्छा सा रूट वेजिटेबल्स कैन हेल्प। कफ में जिंजर, टर्मरिक एंड पेपर बेनिफिशियल होगा। एंड पित्त में कूल फूड्स लाइक कोई भी जूसेस हो गए, कुकुम्बर, कोकोनट, स्वीट फ्रूट, राइट। हर्ब्स की बात करें तो देखिए ब्राह्मणी का हम यूज़ कर सकते हैं। ब्राह्मणी बहुत अच्छा एक ड्रिंक आता है, ठीक है, आप पतंजलि में, जो नहीं भी पीता है मैं तो रिकमेंड करूँगी गर्मी में आप ये शरबत पिए ही, जो मेमोरी को इम्प्रूव करता है और बॉडी में ठंडक देता है, माइंड में ठंडक देता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है। दूसरा है अश्वगंधा, स्ट्रेस को लो करता है, रेजिलियंस बढ़ाता है। एंड है शंख पुष्पी। अच्छा ये तो मैंने बहुत ही कम हर्ब्स के बारे में बताया, वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता और आयुर्वेद ही आयुर्वेद चलता, हर्ब्स ही चलता, क्योंकि आई एम वेरी कीन टू नो दिस एंड मुझे बताना और इसके बारे में जानना अच्छा लगता है। बट वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ 3 ही लिखे हैं। प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड मेंटल क्लैरिटी। तीसरा है हमारे डेली रूटीन के बारे में बताया भाई आयुर्वेद में, ठीक है। दिनचर्या के बारे में, कितने बजे उठना चाहिए, सुबह के टाइम को क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, ऑयल मसाज करना चाहिए, राइट, पूरा हाइजीन रखना चाहिए, सिर्फ नहाने से नहीं, ऊपर ऊपर बॉडी हाइजीन नहीं, बॉडी हाइजीन तो रखना ही चाहिए, मेंटल हाइजीन भी, हमारा इन्वायरमेंट का हाइजीन भी, काम खा रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, कितना सो रहे हैं, अच्छे से सोना चाहिए। पंचकर्म डिटॉक्स थेरेपी जो होती है, जो माइंड एंड बॉडी के टॉक्सिन्स को हटाने में यूज़ होता है, तो हमें ये सब करना चाहिए। प्राणायाम की बात करें तो देखिए इसमें नाड़ी शोधना यानी कि नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, जो कि देखिए हमारा क्या बैलेंस करता है, हेमिस्फेयर को बैलेंस करता है, बैलेंसेस द ब्रेन हेमिस्फेयर, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इन्हेंसेस फोकस। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा कि नाड़ी शोधना यानी कि अल्टरनेट नॉस्ट्रिंग जो ब्रीदिंग होती है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, कपालभाति का आगे भी एग्जांपल आएगा आई थिंक, यस, फोर्थ वन, ठीक है। सेकेंड इज भ्रमरी, ठीक है, भ्रमरी या ब्राह्मणी इसको कहते हैं, जो बी ब्रेथ होता है, ये हमारे स्कूल में बहुत होता था कि अंगूठे से हमें अपना दोनों कान कैसे करना है, दोनों अंगूठे से हमें अपना कान बंद करना है, राइट, कान पे रखना है दोनों हमारा थंब, एंड हाफ जो फिंगर है, 2 फिंगर से हमारी आंखें बंद करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा जो फिंगर होता है वो हमें अब नोज़ के पास रखना है, एंड लास्ट वाली छोटी जो उंगली होती है दोनों, वो हमारे माउथ की तरफ रखना है। तो ऐसा हमारा पूरा फेस बंद हो जाता है, ठीक है, एंड गले से आवाज़ निकाल रही है लाइक बी जैसे,
बीज जैसी आवाज़ें निकालनी है और खुद में जो अंदर वाइब्रेशन होता है उसको एक्सपीरियंस करना है. इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव थिंग, राइट? यू शुड डू दिस ब्रीथिंग लाइक दिस वाइब्रेशन. फिर है उज्जयी ओशन ब्रीदिंग, जो ये भी मेंटल क्लैरिटी और रेजिलियंस बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है. कपाल भाती होता है, जिसमें स्कल एंड पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है. ये कुछ इस तरीके का ब्रीदिंग होता है. एनर्जाइजेज द माइंड एंड हेल्प्स विद डिप्रेशन. अनुलोम विलोम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक, ये तो सबको करना ही चाहिए घर पे बैठे बैठे. बेड पे बैठे हो, बेड पे बैठे बैठे कर लो अनुलोम विलोम. अल्टरनेट ब्रीदिंग हेल्प्स इन इमोशनल स्टेबिलिटी एंड बेटर डिसीजन मेकिंग. आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो. आई नो कि हो सकता है कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगे या ऐसा लगे कि आज मैंने कितना सब कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बट मैंने बहुत ही शॉर्ट रखने की कोशिश की है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर. प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? कैसा लगा आपको बताइएगा. ओके, बाय बाय.